साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि जेटेट 2026 में आने वाले हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित में से कौन जल जनित रोग है? जल जनित रोग यानी जल से होने वाले, पानी से होने वाले, प्रदूषित जल से होने वाले रोग, बीमारी कौन सा है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी प्लेग या ऑप्शन डी टाइफाइड। हम लोग जानते हैं कि जल जनित रोग जो है ये मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, टीबी वायरस से होता है, प्लेग वायरस से होता है, लेकिन डी जो है टाइफाइड ये जल जनित रोग है, दूषित जल पीने से ये रोग होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी ब्रेसिका लेटा, ऑप्शन सी एलियम बेटा, ऑप्शन डी एलियम सेटिवम। तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैंगीफेरा इंडिका होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका से पुत्री कोशिका जो है 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन ए 2 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन रोडेंट प्रजाति के हैं? निम्नलिखित में से कौन रोडेंट प्रजाति के हैं? ऑप्शन ए है मेंढक, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी चूहा या ऑप्शन डी सर्प। तो ये रोडेंट प्रजाति के जो हैं ये चूहा है ना। चूहा कहाँ है? ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, यानी मिट्टी की उपज शक्ति को बनाए रखता है? ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो चूहा तो किसानों के लिए दुश्मन ही है, वो फसलों को काट के बर्बाद कर देता है। फंजाई भी बर्बादे करता है, बैक्टीरिया भी। लेकिन केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखता है, बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन बी केचुआ हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पशु संतान के रूप में जन्म देता है? पशु संतान के रूप में जन्म देता है, यानी जितने भी जीव जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं जनन के अनुसार। एक होता है अंडपरजक और एक होता है जरायुज। तो अंडपरजक जो अंडे देने वाले जीव जंतु हैं, जो पक्षियाँ, उसको अंडपरजक कहते हैं, और जो जरायुज कहते हैं, जो संतान को डायरेक्ट जन्म देते हैं, तो उसको कहते हैं जरायुज। तो इनमें से कौन सा है जो संतान को जन्म देते हैं? घोड़ा, बाघ, चूहा। तो हम लोग देख पाते हैं कि ये सभी जो है डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इनमें से, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडपरजक जीव स्तनधारी है? तो अभी आया अंडपरजक जीव, यानी जो अंडे देने वाले हैं लेकिन स्तनधारी हैं, स्तन रहते हैं जिनके, है ना। तो ऐसे कौन से अंडपरजक जीव है? चूहा है, चूहा तो अंडपरजक है नहीं, तो होगा ही नहीं। कंगारू, कंगारू भी नहीं होगा, ये जरायुज है। मेंढक, मेंढक भी नहीं होगा, है ना, ये भी स्तनधारी नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन सी जो है प्लेटिपस, यही है ऑप्शन सी आंसर, स्तनधारी अंडपरजक जीव, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लेटिपस।
ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसे ब्लैक बैंक कहा जाता है? ब्लैक बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्प्लीन यानी प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत यानी जिगर, नहीं यकृत, और ऑप्शन सी है हृदय यानी जिगर दिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसमें इसका जो है राइट आंसर होगा स्प्लीन यानी प्लीहा। इसी को प्लीहा को ब्लैक बैंक कहा जाता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला है प्रश्न संख्या 9 तथा आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं प्राचीन जो है मनुष्य का जो पूर्वज है वो होमो सेपियंस से है। तो आधुनिक युग का जो मनुष्य है, हाल का मनुष्य, उसके पूर्वज को क्या कहते हैं? नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है जावा मानुस, ऑप्शन बी क्रोमग्न मानुस, ऑप्शन सी रियांडर थाल मानुस, ऑप्शन डी पेंकिज मानुस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी क्रोमग्न मानुस। क्रोमग्न मानुस हाल मनुष्य के हाल का पूर्वज। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या कहता है? कहता है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी जोहानसन, ऑप्शन सी वाल्डेयर या ऑप्शन डी वेटसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इनमें से किसमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हमारे शरीर को आयरन की भी आवश्यकता होती है, जो कि खाने पीने के चीज़ों से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों को जो सबसे अधिक आयरन की प्राप्ति होती है किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए केला में, ऑप्शन बी सेब में, ऑप्शन सी दूध में या ऑप्शन डी हरी पत्तीदार सब्जियों में। तो हम लोग जानते हैं कि हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन जो है मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है जिम वगैरह करने वाले ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करते हैं। दलहन फसलों में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर या ऑप्शन डी सोयाबीन। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है, ये सभी दलहन फसल है और दलहन फसलों में ही प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सोयाबीन होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी है हमारा ऑप्शन डी में, तो ये इसका राइट आंसर हो गया सी, विटामिन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कहता कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तथा पपीता में जो है बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो कहता है कि पपीता में मुख्य रूप से सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन
डी विटामिन के। कौन सा विटामिन पपीता में सबसे अधिक पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि पपीता में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यानी विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है जिगर यानी हार्ट, दिल। ऑप्शन बी है अग्नाशय। ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि या ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। क्या होगा इसमें आंसर? इसमें होगा सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की वो है जिगर। जिगर। कभी दिल या हार्ट भी दिया हुआ रहेगा, हृदय भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 निम्न में से किसे दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? दुग्धजनक हार्मोन यानी कौन सा हार्मोन है जो माँ के स्तनों में या मादा के स्तनों में जो है दुग्ध का जनन करता है, दूध पैदा करता है, लाता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ऑप्शन बी है एडीएच हार्मोन। ऑप्शन सी है टीएसएच हार्मोन। ऑप्शन डी है एसीटीएच हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो दुग्ध जनक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 तथा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, पूरा होता है? ऑप्शन ए है पेनक्रियाज। ऑप्शन बी है बड़ी आंत। ऑप्शन सी है छोटी आंत। ऑप्शन डी है आमाशय। हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न होता है उस अंग को कहते हैं छोटी आंत, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कहता कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त तो पित्ताशय में रहता है, लेकिन ये किस भाग में इसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए है यकृत। ऑप्शन बी है तितली। तितली यहाँ लिखा गया है, ये तिल्ली होना चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन सी है पेनक्रियाज। ऑप्शन डी है पित्ताशय की थैली। इसका राइट आंसर क्या है? पित्त तो पित्ताशय थैली में रहता है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है यकृत में। पित्त की थैली जो है पित्ताशय, वो यकृत में ही लगा हुआ सटा हुआ रहता है, इसलिए इसका निर्माण जो होता है पित्त का वो यकृत में होता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए यकृत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कहता मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है डेंटिन। ऑप्शन बी है इनेमल। ऑप्शन सी है फीमर। ऑप्शन डी है स्टेप। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर और मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप। फीमर जो है जांघ की हड्डी को कहते हैं और स्टेप्स कान में रहता है, कान की हड्डी को, जो सबसे छोटी हड्डी है। इसलिए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फीमर। कभी कभी जांघ की हड्डी भी ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 तथा स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को जल से अपघटन करके ग्लूकोज बनाता है? कौन सा एंजाइम? ऑप्शन ए इनवर्टेज या ऑप्शन बी
एमाइलेज या ऑप्शन सी डिहाइड्रोजीनेज या ऑप्शन डी एनहाइड्रेज पर, किस पर होता है? इसका राइट आंसर होगा इमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज, इसलिए ऑप्शन बी एमाइलेज हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों ने सब ये देख लिया, सीख लिया, जान लिया। आज इतना ही, थैंक यू।